इज क्वेश्चन नंबर 16 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर हाइड्रोजन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें अरेंज द फॉलोइंग करने हैं। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए और कुछ कंपाउंड्स दिए हैं जिनको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहला हमें क्या बोल रहा है, पहला हमें दे रहा है कि CaH2 BeH2 और TiH2 इनको हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो अब हम देख लेते हैं कि बेरिलियम का जो हाइड्राइड होता है वो कोवलेंट होता है, तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं। कैल्शियम आयनिक होता है, ये कंडक्ट करेगा। और Ti कैसा है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका जो हाइड्राइड है वो मेटलिक हाइड्राइड है। और हमें पता है मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स भी अच्छे होते हैं, बट आयनिक के सामने अगर मेटलिक है तो मेटल्स ज़्यादा गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस में अरेंज करना है तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा ये, सेकंड हमारा हो जाएगा ये, और थर्ड हमारा हो जाएगा ये। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि हमें LiH NaH और CSH को अरेंज करना है। तो ये हो गया हमारा LiH, ये हो गया हमारा NaH और ये हो गया CSH। इनको हमें अरेंज करना है, किस ऑर्डर में अरेंज करना है, इन्हें हमें अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। तो हम आयनिक कैरेक्टर कैसे देखते हैं, आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं आयनिक कैरेक्टर जो हमारा होगा, आयनिक कैरेक्टर वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ केटायन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ अनायन के। तो अगर हमें ये पता है कि अनायन तो तीनों केसेस में सेम है, तो केटायन का साइज अगर हम देखें तो हमें पता है कि CCm का साइज सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किस केस में हो जाएगा, CSH के केस में हो जाएगा। तो सबसे पहले आयनिक सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर इसमें, फिर इसमें, और फिर लास्ट में इसमें। तो ये हो गया बी पार्ट। सी में हम देख लेते हैं, हमें बोला गया HH DD और FF इनको इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में इंक्रीज करना है। इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, HH हो गया, DD हो गया और FF हो गया कि किसको बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो अगर हमारे पास दो आइसोटोप्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस आइसोटोप का मास ज़्यादा, इसका मास ज़्यादा है, ठीक है, इसका मास ज़्यादा है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका मास ज़्यादा, डी का मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू H, तो मास ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये हो गया बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। ये हमने किसके लिए लिखा है, डी के केस के लिए लिखा है। बट अगर हम एफ के केस के लिए देखें तो एफ में क्या होता है, एफ में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो एफ के लोन पेयर होते हैं उनमें रिपल्शन होते हैं। तो एफ में क्या होता है, एफ में हम देख सकते हैं रिपल्शन, हम इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। एफ में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, एफ में हमारा होता है, एफ में रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर, जिस वजह से क्या हो जाता है, इसका बॉन्ड टूटने में बिल्कुल भी हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती, इजीली टूट जाता है। तो अगर हम इन सब में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी हमें किसको देनी पड़ेगी, DD को देनी पड़ेगी। तो ये हो गया फर्स्ट, फिर हमें HH को, और फिर सबसे कम लगेगी हमारी थर्ड वाले को। तो ये हो गया थर्ड वाला। अब हम लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट हमें क्या बोल रहा है, इसका जो डी पार्ट है, डी पार्ट हमें बोल रहा है कि हमें NaH MgH2, हम लिख लेते हैं पहले NaH MgH2 और वाटर, इन तीनों को हमें अरेंज करना है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो, ठीक है। तो अब हमें पता है सोडियम, वाटर तो क्या है कोवलेंट कंपाउंड है, ये तो रिडक्शन की बात ही नहीं करेगा। अब NaH और Mg दोनों ही आयनिक है, बट सोडियम और मैग्नीशियम में कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, सोडियम देना चाहता है। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी, इसकी, फिर MgH2 की, और थर्ड में हो जाएगा हमारे पास वाटर।